अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 93 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैक्टर ए इज इक्वल टू x1 ए, कह लें कि अगर यहाँ पे ए वैक्टर अगर लिखा है बट ये कह लें कि लिखा वैक्टर की फॉर्म में है, लेकिन जिस तरह से आई जे के होता है ना, आई कैप जे कैप के कैप, ये वर्क उस तरह से करेगा, ठीक है। बट हम लोगों ने ए बी सी वैक्टर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए प्लस वाई वन बी प्लस वाई वन जेड वन सी, आगे कॉमा लगा के वैक्टर बी इज इक्वल टू एक्स टू स्मॉल वैक्टर ए प्लस वाई टू स्मॉल वैक्टर बी प्लस जेड टू स्मॉल वैक्टर सी। नेक्स्ट क्या आएगा, एंड जो मेरे पास कैपिटल वेक्टर सी है इज इक्वल टू x3 स्मॉल वेक्टर a प्लस y3 स्मॉल वेक्टर b प्लस z3 स्मॉल वेक्टर c। प्रूव दैट, हम लोगों ने प्रूव कह रहे हैं ये हमारे पास ए बी सी वैक्टर ए बी कैपिटल वेक्टर ए बी सी की वैल्यूज हैं और हम लोगों ने प्रूव करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का इज इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है और आगे स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर बी क्रॉस स्मॉल वेक्टर सी। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, मैंने इस चीज़ को लेट करना है, लास्ट पे ये चीज़ प्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे पास B क्रॉस C तो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हम लोगों ने इस B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है C के साथ। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने भी कोशिश की है कि पहले मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँ। तो B क्रॉस C किस तरह से लिखा जाएगा, पहले B की वैल्यू लिख देनी है और बाद में क्रॉस लगा के C की वैल्यू लिख देनी है। अब जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है इस फर्स्ट वैल्यू को सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करनी है। किस तरह से की जाएगी, इसको पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर लास्ट वाली के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी इसको इसके साथ, फिर इस नंबर को y2 बी स्मॉल वेक्टर b को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर उसके साथ लास्ट पे इस वेक्टर को इसके साथ, देन इसके साथ और लास्ट पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये x2 x3 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे लिख दिया जाएगा और a का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाएगा a के साथ, इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख दिया जाएगा और बाकी सारे नंबर्स जो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, ये सारी इस तरह से ही लिखी जाएंगी, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ का पता है, मैंने ये भी लिखा है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, एज वी नो दैट लिख के मुझे इतना पता है कि आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लें, आई कैप के साथ तो जीरो होता है, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लें जे कैप के साथ तो भी जीरो होता है, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए के कैप के साथ तो भी जीरो होता है। तो वो कह रहे हैं अगर स्मॉल वेक्टर ए की बात की जाए तो भी हमारे पास अगर सेम वैक्टर्स हो तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर जीरो आते हैं। तो मैंने ए क्रॉस ए भी जीरो लिख दिया है, बी क्रॉस बी जीरो के इक्वल लिख दिया और सी क्रॉस सी भी जीरो के इक्वल लिख दिया। मैंने क्यों लिखा है आगे, मैंने रीज़न लिख दिया है, सेम वैक्टर्स हैं, सो इसलिए हम लोगों ने इसको, ये आपने अब प्रूव में नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि सेम वैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कह लें ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने प्रूफ में नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये वाले स्टेप्स लिखने हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ मेरे पास ए क्रॉस ए आएगा उसकी जगह जीरो लिखूंगी, तो जीरो को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ तो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली बी क्रॉस बी की जगह भी जीरो आ जाएगा और सी क्रॉस सी की जगह भी जीरो आ जाएगा। और जीरो को किसी भी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो मेरे पास जो कह लें नेक्स्ट टर्म बनी वो कुछ इस तरह से टर्म्स बनी है, ठीक है। अब इसके बाद जब ज़ीरो आ गए तो ज़ीरो को प्लस करें किसी भी नंबर में तो वो कह लें वही नंबर आ जाता है। तो हमने कोशिश करनी है ये सारे ज़ीरो ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो ज़ीरो ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी मैं, इसके बाद नेक्स्ट देखें, ज़ीरो को नंबर ऐड करूँ किसी भी नंबर में तो वो आंसर वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही स्टेप है, ज़ीरो में प्लस करें x2 y3 a क्रॉस b करूँ तो भी मेरे पास वही नंबर्स आ जाएंगे, सारे वही नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से लिखूँगी तो ऐड करने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, ऐड करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें जी, ये मेरे पास इसके फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो मैंने सम अप करने के बाद वैल्यूज़ लिखती हैं ना,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, एज वी नो दैट लिख के अगेन यहाँ पे जो स्टेप है अगर आप देखें तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, उसके बाद देखें ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, उसके साथ सी क्रॉस ए लिखा हुआ है, और बी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस बी है। तो मैंने कोशिश करनी है अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए को बी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए को भी ए क्रॉस बी लिखा जाए, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया एज वी नो दैट अगर मैं बी क्रॉस ए लिखती हूँ तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ए क्रॉस बी का। मतलब अगर इसको अरेंज करो, ए पहले लिख दूँ और बी बाद में लिखूँ तो उसके साथ मतलब लिखा तो जाएगा बट विद द नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ वो लिखा जाएगा। तो मैंने लिख दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड कर रहा है। तो मैंने तीनों लिख दिए हैं, बी क्रॉस ए की जगह माइनस ए क्रॉस बी आएगा, उसके बाद अगर आप देखें तो सी क्रॉस बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी, और माइनस बी क्रॉस सी, और सी क्रॉस ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए क्रॉस सी आ जाएगा। और ये सारी वैल्यूज मतलब बी क्रॉस ए की जगह मतलब इन सब की जगह, अब इन सब वैल्यूज़ की जगह मैंने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हैं इनकी जगह मैंने इस इक्वेशन में मतलब इस वैल्यू में क्या करना है, इनकी जगह ये आगे वाली वैल्यूज़ लिख देनी है। ये सारी लिखने के बाद अब सारे ये देखें, ये ए क्रॉस बी है वो भी ए क्रॉस बी है, ये बी ए क्रॉस सी है ये भी ए क्रॉस सी है, ये बी क्रॉस सी है वो भी बी क्रॉस सी है। तो मैं क्या करूँगी, ए क्रॉस बी एक दफ़ा और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक दफ़ा लिख दी जाएंगी ब्रैकेट्स के अंदर, और अंदर क्या लिखा जाएगा इस तरह से x2 y3 माइनस y2 x3। सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ भी इस तरह से लिखी जाएंगी, और जो ए क्रॉस बी है वो भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, ए क्रॉस सी भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, और बी क्रॉस सी भी एक दफ़ा लिखा जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है रीअरेंजिंग का वर्ड, मैंने कह लें कि बी क्रॉस सी पहले लिख दिया था बट आपने ए क्रॉस सी पहले लिखना है। तो आपकी चॉइस है, आपने ऐसे भी करना है ऐसे भी कर लें, बट हम सीक्वेंस वाइज करें तो ही ज़्यादा बेटर है। मैंने इस तरह से ए क्रॉस सी की पोजीशन चेंज कर दी थी, तो वो कह लें पोजीशन अगर आपने यही फॉलो करना है तो आप रीअरेंजिंग का वर्ड लिख के, ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखा है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। अब ये मेरे पास फाइनल कुछ इक्वेशंस टाइप आ गई है। अब इसको फर्दर किस तरह से, ये तो मेरे पास सिंपल बी क्रॉस सी का अभी तक जितना भी काम किया है हम लोगों ने, ये सारा बी क्रॉस सी का आंसर आया है। इसके बाद नेक्स्ट अब मूव करूंगी तो मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब मैंने बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, किसके साथ, ए के साथ। जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगी ए के साथ तो मेरे पास देखें कुछ इस तरह से स्टेप्स आएंगे। ये देखें जी मेरे पास कुछ इस तरह से स्टेप्स आएंगे। अब मैंने ए वैल्यू, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस सी के साथ, तो ए वैल्यू लिखी है, और जो मेरे पास बी क्रॉस सी के आंसर्स थे उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के तो इस तरह से लिखा गया है। अब सिमिलरली अगेन मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो x1 ए स्मॉल वेक्टर ए की मल्टीप्लिकेशन करूंगी पहले इस ए क्रॉस बी वाली टर्म के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। सिमिलरली नेक्स्ट 2 की भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन जब मैंने किया है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरे पास अगर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए क्रॉस बी इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सिमिलरली ए डॉट ए क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरह से लिखे जाएंगे सारी वैल्यूज, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये सारी मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले ले, मैं सारी मल्टीप्लिकेशन समझा नहीं रही, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो सिर्फ वो बता दिया, ठीक है, कि इस तरह से सारी मल्टीप्लिकेशन हो जानी है। अब नेक्स्ट लिखना है, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी ज़ीरो। अब देखिए मेरे पास जब भी वैल्यू आ जाए ए डॉट ए क्रॉस सी या फिर ए डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम आंसर 0 लिखेंगे। रीज़न ये है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, कैसे पता लगेगा, ये ए और ए क्रॉस बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब भी कोई वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब है उनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए जहाँ जहाँ पे सेम वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, कोई सी एक वैल्यू 2 दफ़ा यूज़ हो रही है, जैसे अगर बी डॉट बी क्रॉस सी है तो भी आंसर 0, अगर बी डॉट सी क्रॉस बी है, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस बी है तो फिर भी रीअरेंज करने के बाद बी डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, और फिर भी आंसर क्या आएगा, बी डॉट बी होगा और वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो सारे नंबर्स की जगह हम लोगों ने वैल्यू 0 लिखनी है। अब ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप की मैंने बात की है। सिमिलरली का वर्ड लिखे मैंने कहा है बी डॉट बी क्रॉस ए करूँ तो भी 0, बी डॉट बी क्रॉस सी करूँ तो भी 0, और सिमिलरली अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी डॉट सी क्रॉस ए करूँ तो भी 0, सी डॉट सी क्रॉस बी करूँ तो भी 0, मतलब इन सब के आंसर्स क्या आएंगे, 0 आ जाएंगे। तो मैंने इस तरह से लिखते हैं, टोटल 3 टर्म्स हमारी बचेंगी, बाकी 1 2 3 4 5 6 टर्म का आंसर 0 आ जाएगा। ये जो 3 टर्म्स मेरे पास रिमेनिंग रह गई हैं, अब इनका देखिए हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने इसको अरेंज्ड फॉर्म में जीरोस खत्म करने के बाद इस तरह से लिख दिया गया है, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ का पता है कि जो स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी है, ठीक है, ये तो अरेंज्ड है, सीक्वेंस वाइज है। अगर बी डॉट ए क्रॉस सी है तो इसको भी हम 2 स्टेप्स करने के बाद ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, और इसके अलावा सी डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू भी ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये वाली चीज़ बार-बार एक्सप्लेन की है कि अगर ये इस तरह से आगे पीछे लिखे हुए हैं तो ये इसका मतलब ये है कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी ही है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। तो मैंने इनकी जगह रीअरेंज करके इसकी जगह भी ए डॉट बी क्रॉस सी लिख देना है और इसकी जगह भी ए डॉट बी क्रॉस सी लिख देना है। ये जब मैंने स्टेप्स करने हैं उसके बाद जो मेरे पास कुछ फाइनल जो रिजल्ट्स होंगे वो देखें किस तरह से आएंगे। मैंने लिख दिया, ठीक है, अरेंज्ड फॉर्म में। अरेंज्ड फॉर्म में लिखने के बाद जब मेरे जो नेक्स्ट स्टेप है ये मैंने अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद इधर भी ए डॉट बी क्रॉस सी आ रहा है, फर्स्ट में टर्म में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो तीनों में से कॉमन ले लिया ए डॉट बी क्रॉस सी और मेरे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है। अब जो यहाँ पे स्टेप है ना वो कह लें समझने वाला है। मैंने एक साइड पेपर पे सॉल्व भी किया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो मैं कोशिश कर सकती हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की। चलें इस तरह से, मैंने कह लें रफ वर्क में किया था तो मैंने प्रीवियस कोई शीट यूज़ की है। पहले आप यहाँ पे देखें कि जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिख सकती हूँ। तो मैंने x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 लिख दिया है। और उसके बाद क्या आया मेरे पास, नेक्स्ट ए डॉट बी क्रॉस सी ब्रैकेट में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। लास्ट पे आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है, लिख लें, लास्ट पे हैंस प्रूफ लिख देना है, ठीक है। अब जो मेरे पास स्टेप था समझाने वाला कि मैंने ये यहाँ से मतलब इस स्टेप से मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे कैसे आ गई हूँ, तो ये देखिए मैंने साइड पे रफ वर्क किया है, ठीक है। ये मैंने कोई दूसरा पेपर यूज़ किया था जिसमें मैंने ये वाला स्टेप किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, ये मैंने अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखा है तो इसको एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए वही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने 3x3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि ये -y1 आया यहाँ पे, बट वहाँ पे तो +y1 है। तो अगेन ये चीज़ देख लें, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -x2 z3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x3 z2 हो जाएगा। x3 z2 पहले आ जाएगा और -x2 z3 बाद में आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस में हो जाएंगी। और जो मैंने पहले स्टेप किया है ये मतलब 3x3 का डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट लिखा है, तो वो वाला जो स्टेप है वो मैंने मतलब वो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो उसका आंसर ये आएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। पूरी कोशिश है कि आपकी जो कह लें जो ये चैप्टर 2 है उसकी वीडियोस मतलब कह लें 2 to 3 डेज़ के अंदर कंप्लीट करके इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर बने। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।